आज हम राज्य के संप्रभु सिद्धांत के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य का बहुत आवश्यक तत्व है। राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता में से संप्रभुता को सबसे ज़्यादा महत्ता प्रदान की गई है। संप्रभुता ही वो तत्व है जिसके कारण हम राज्य और समुदायों के बीच भेद करते हैं, क्योंकि प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य सबसे सर्वोपरि होता है तथा अन्य समुदाय इसके अधीन होते हैं। संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है, साथ ही आंतरिक रूप से भी राज्य की जो सत्ता है वो सर्वोपरि होती है। उस राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति और व्यक्ति समूह राज्य की अधीन होते हैं और इसी सत्ता को हम प्रभुसत्ता कहते हैं। संप्रभुता का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द सॉवरेनिटी है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय सर्वोच्च शक्ति है। अर्थात संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय राज्य की सत्ता के अधीन है। संप्रभुता राजनीति विज्ञान का सबसे विवादास्पद विषय है और सबसे प्रमुख विषय है। संप्रभुता का तात्पर्य राज्य की उस सर्वोच्च सत्ता से है जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि होते हैं तथा अंतिम रूप से मान्य होते हैं। संप्रभुता वह शक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति राज्य के द्वारा अपनी दंड शक्ति के रूप में की जाती है। आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में राज्य की सत्ता के आदेशों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति या समुदाय कार्य नहीं कर सकता, न ही इसके विरुद्ध कानूनी रूप में कहीं अपील की जा सकती है। संप्रभुता की अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है, जिसमें बौद्धा ने दी है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता। अर्थात बौद्धा ने प्रभुसत्ता को उस राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों के ऊपर उच्चतम शक्ति माना है और यह माना है कि राज्य की इस शक्ति पर कोई नियंत्रण, वैधानिक नियंत्रण नहीं है, अर्थात प्रभुसत्ता सर्वोच्च है। दूसरी डेफिनेशन वर्गिस ने दी है। उन्होंने कहा संप्रभुता व्यक्ति और उनके समुदाय के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष एवं असीमित शक्ति है। और वर्गिस ने अपनी इस डेफिनेशन के अंतर्गत संप्रभुता को मौलिक शक्ति माना है कि वो राज्य की मौलिक शक्ति है, असीमित शक्ति है और निरपेक्ष शक्ति है। लास्की ने संप्रभुता की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदायों को आदेश देता है, परंतु वह इनमें से किसी के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं करता। इसका तात्पर्य लास्की ने यह लिया है कि राज्य की आदेश देने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च शक्ति है और वो सभी समुदायों से या उनसे सर्वोच्च है। प्रभुसत्ता के 2 पक्ष पाए जाते हैं, एक आंतरिक पक्ष और दूसरा बाह्य प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में रहने वाले सभी व्यक्ति, समुदाय व संगठन राज्य की सत्ता के अधीन है। राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी मनुष्य व समुदायों को राज्य आज्ञा दे सकता है और इनमें से कोई भी राज्य की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और कोई भी राजा को आज्ञा नहीं दे सकता। बाह्य प्रभुसत्ता से तात्पर्य ये है कि कोई भी
प्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने व विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र है और वह किसी अन्य राज्य के निर्देशों को मानने के लिए या अन्य राज्य के अधीन नहीं है। यदि निष्कर्ष रूप में देखें तो संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्ति एवं समुदायों पर राज्य के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है और इस बारे में बाह्य रूप से वो स्वतंत्र है। संप्रभुता की विशेषताएं। संप्रभुता की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उनमें से पहली विशेषता है निरंकुशता। संप्रभुता, जैसा हमने अभी बताया है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और राज्य की यह सर्वोच्च शक्ति निरंकुश एवं निरपेक्ष होती है। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में निरंकुश एवं सर्वोच्च है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों पर और समुदायों पर नियंत्रण रखती है और अपनी शक्ति के आधार पर उनसे अपने आदेशों का पालन करवाती है। किसी के भी द्वारा राज्य की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। बाहरी क्षेत्र में भी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में स्वतंत्र है और वैधानिक दृष्टि से किसी राज्य के ऊपर आंतरिक एवं बाह्य किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। तो इस दृष्टि से हम देखें तो संप्रभुता निरंकुश है, आंतरिक दृष्टि से भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और बाहरी क्षेत्र में भी उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो संप्रभुता की पहली विशेषता निरंकुशता है। संप्रभुता की दूसरी विशेषता मौलिकता है। मौलिकता से तात्पर्य है कि राज्य के पास जो संप्रभु शक्ति है वह उसकी स्वयं की है और किसी अन्य शक्ति या सत्ता के द्वारा उसे प्रदान नहीं की गई है। यदि हम ये मान लेते हैं कि राज्य की सत्ता किसी और के द्वारा प्रदत्त है या किसी और के द्वारा दी गई है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि राज्य से सर्वोच्च कोई और अन्य शक्ति है और उसने उसको सत्ता दी है और वो जब चाहे उसको वापस ले सकती है। तब ऐसी स्थिति में संप्रभुता का जो पूरी जो मान्यता है वो खंडित हो जाएगी, क्योंकि संप्रभुता प्रदत्त नहीं हो सकती। संप्रभुता राज्य की या किसी भी सत्ता की स्वयं की अपनी मौलिक शक्ति होती है, वो किसी के द्वारा दी हुई नहीं होती है। संप्रभुता की तीसरी विशेषता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता से तात्पर्य यह है कि राज्य के अंतर्गत जो सभी प्रजाजन हैं और जो विभिन्न समुदाय हैं उन पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है और राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति और समुदाय राज्य की संप्रभुत्व शक्ति के अधीन होते हैं और कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य की संप्रभुता से अलग नहीं हो सकता। अर्थात राज्य की जो संप्रभु शक्ति है वो उस राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों के ऊपर होती है और कोई भी उसको मानने से मना नहीं कर सकता। राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो राज्य की इच्छा पर ही निर्भर होते हैं। तो राज्य की संप्रभुता सभी समुदाय और व्यक्तियों तक पर लागू है। संप्रभुता की चौथी विशेषता है स्थायित्व। संप्रभुता स्थायी होती है और संप्रभुता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यदि किसी राज्य की संप्रभुता समाप्त हो गई तो इसका तात्पर्य होगा कि राज्य के रूप में उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। इसलिए संप्रभु जो शक्ति है वो राज्य में निहित होती है और किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर संप्रभु शक्ति राज्य में निहित होती है और राज्य की तरफ से सरकार के द्वारा उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि संप्रभुता स्थायी होती है और वो राज्य में निहित होती है, इसलिए यदि कभी कोई सरकार परिवर्तित होती है तो उससे संप्रभुता समाप्त नहीं होती, बल्कि
संप्रभुता का हस्तांतरण दूसरे उसके पास चला जाता है। संप्रभुता मूल रूप से राज्य में ही निहित होती है। तो हमें ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि संप्रभुता राज्य में निहित है, ये स्थायी होती है और ये कभी भी समाप्त नहीं होती। सरकार के परिवर्तित हो जाने से ये समाप्त नहीं होती, क्योंकि सरकार एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह है जो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन राज्य नामक संस्था में ही संप्रभुता का निवास होता है। संप्रभुता का अंत तभी होता है जब किसी राज्य पर अन्य राज्य कोई विजय प्राप्त कर लेता है, तब उस राज्य की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। तो संप्रभुता की एक मुख्य विशेषता है कि ये स्थायी होती है। संप्रभुता की नेक्स्ट विशेषता है अपृथकीकरण। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। संप्रभुता राज्य का अभिन्न अंग है। यदि हम राज्य से संप्रभुता को अलग कर दें तो इसका तात्पर्य ये होगा कि राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो संप्रभुता राज्य में ही निहित है और उसे राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। केवल संप्रभुता का हस्तांतरण मात्र होता है। संप्रभुता की नेक्स्ट विशेषता है अनन्यता। अनन्यता से तात्पर्य है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता से अपने आदेशों का पालन करवाती है। एक राज्य के अंतर्गत एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व नहीं मान सकते, क्योंकि वो राज्य की जो एकता है या अनन्यता है संप्रभु शक्ति के, उसको नष्ट करती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक ही संप्रभुता होती है, एक ही कोई संस्था या उसके द्वारा उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग राज्य के द्वारा किया जाता है, राज्य के अंतर्गत रह के किया जाता है। यदि राज्य के अंतर्गत हम संप्रभु शक्ति का प्रयोग दो लोग कर रहे हैं तो फिर वो ये समस्या खड़ी होगी कि कौन किसके अधीन है, जबकि संप्रभु शक्ति क्योंकि सर्वोच्च होती है तो ये किसी एक ही राज्य में ही निहित होती है। संप्रभुता की नेक्स्ट विशेषता है अविभाजितता। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभुता पूर्ण है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि हम संप्रभुता को विभाजित कर देंगे तो राज्य नामक संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विभाजित प्रभुसत्ता अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि संप्रभुता राज्य की सर्वश्रेष्ठ संस्था है और एक ही समय पर राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं नहीं रह सकती, या संप्रभुता को हम एक राज्य के अंतर्गत दो संस्थाओं में या दो व्यक्तियों में नहीं बांट सकते, क्योंकि संप्रभु सदैव एक ही रहेगा। क्योंकि संप्रभुता का विभाजन करने का तात्पर्य यह है कि हम संप्रभुता को समाप्त कर रहे हैं। राज्य नामक संस्था के अंतर्गत संप्रभुता अविभाजित ही रहेगी। ये संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं। संप्रभुता के कुछ विविध रूप हैं, जैसे कि संप्रभुता को औपचारिक संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता के रूप में कहा जाता है। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। कानूनी रूप से जो कानूनों का निर्माण करने और उसके पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे हम कानूनी संप्रभु कहते हैं। और जिस संप्रभु जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ राजनीतिक संप्रभुता जनता में निवास होती है। जिन्हें संप्रभु को चुनने का अधिकार होता है उसे हम राजनीतिक संप्रभु कहते हैं। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। संप्रभुता सिद्धांत को जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत को विधिवत रूप से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रस्तुत करा है। जॉन ऑस्टिन ने 1832 में अपनी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑस्टिन ने
संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों से आदतन आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। ऑस्टिन ने जो संप्रभुता की ये डेफिनेशन दी है उसमें दो चीज़ क्लियर है कि पहला कि जो संप्रभुधारी है वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो सर्वोच्च शक्ति है। दूसरा उन्होंने कहा कि संप्रभु शक्ति के अधीन जो भी लोग और समुदाय हैं वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और वो जिसमें संप्रभु शक्ति है वो राजनीतिक समाज स्वतंत्र होता है। ऑस्टिन का संप्रभु सिद्धांतों में ऑस्टिन से पहले जो संप्रभुता का सिद्धांत था वो हॉब्स और बौदा आदि ने प्रतिपादित करा था और ऑस्टिन इनसे प्रभावित था। ऑस्टिन ने कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करा तथा कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न लोगों को दिया गया आदेश बताया। ऑस्टिन के शब्दों में कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्चतर स्तर का व्यक्ति या संप्रभु बनाते हैं। ऑस्टिन के इस ने जो संप्रभुता की डेफिनेशन दी है उसके आधार पर यदि हम देखें तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता, पहली विशेषता ये है कि जैसा कि ऑस्टिन ने बताया है कि ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। तो पहला तो संप्रभुता के लिए ज़रूरी है कि कोई किसी भी राजनीतिक समाज या राज्य में कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक समाज में जो संप्रभु शक्ति है उसी प्रकार अनिवार्य है जिसी तरह से कि एक शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, तो कोई भी राज्य संप्रभुता के बिना नहीं रह सकता। दूसरी, पहली जो विशेषता उन्होंने बताई है दूसरी कि संप्रभु निश्चित है, मनुष्य होना चाहिए। ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार संप्रभु एक निश्चित मनुष्य व समूह होता है और संप्रभु ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए जिसे लोग और सब व्यक्ति उसे सत्ता के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हों। संप्रभुता आवश्यक रूप से निश्चित होनी चाहिए और हम संप्रभुता को सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून या जनमत या इनमें निहित नहीं मान सकते। ऑस्टिन अनुसार यह एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए और ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर कोई कानूनी प्रभुत्व नहीं हो। संप्रभुता की ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की तीसरी विशेषता है कि संप्रभु जो शक्ति है वो असीमित है, अर्थात संप्रभु की जो शक्ति है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। संप्रभु के ऊपर ना तो कोई कानूनी नियंत्रण होता है, ना किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता का नियंत्रण होता है। संप्रभु स्वयं सर्वोच्च सत्ताधारी होता है और प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय के द्वारा उसके आदेशों की पालना की जाती है और वह अपने से उच्चतर किसी भी अधिकारी की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। तो संप्रभु की जो शक्ति है वो असीमित होती है और उस पर किसी भी प्रकार की सीमा या मर्यादा नहीं होती। संप्रभुता की ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत की चौथी विशेषता है कि आज्ञाकारिता निरंतर व स्थायी होती है। ऑस्टिन ने कहा है, जैसा कि संप्रभुता की डेफिनेशन देते हुए कहा था कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो उसकी
आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो राज्य के अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो संप्रभु की आदेशों का पालन करना उनकी आदत में होता है और इसलिए जो आज्ञाकारिता है वो निरंतर व स्थायी होती है। साधारण मनुष्य संप्रभु के आज्ञा या आदेशों के पालन के अभ्यस्त होते हैं और समाज के एक बड़े भाग के द्वारा आज्ञा पालन और इस आज्ञा पालन का स्थायित्व ये दोनों प्रभु सत्ता के आवश्यक तत्व हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की नेक्स्ट विशेषता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून होता है। संप्रभु के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो ही कानून होते हैं और इन आदेशों की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। संप्रभु ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत की नेक्स्ट विशेषता है कि संप्रभु की जो शक्ति है वो अखंड होती है और संप्रभु की इस अखंडता को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु सत्ता की जो शक्ति है वो अनियंत्रित, अविभाज्य और अखंड होती है। यह एक इकाई है और यह व्यक्ति और संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। ऑस्टिन के यदि हम संप्रभुता सिद्धांत को देखें तो ऑस्टिन ने संप्रभुता को एक निश्चित संप्रभु में निहित माना है, असीमित माना है, स्थायी माना है और इस शक्ति को अखंड माना है। ऑस्टिन के ने अपने जो संप्रभुता सिद्धांत दिया है इसकी व्याख्या वैधानिक आधार पर करी है, लेकिन इसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसने अवहेलना करी है। इसलिए ऑस्टिन के इस सिद्धांत की अनेक आधार पर आलोचना की जाती है। ऑस्टिन के सिद्धांत की पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को समाज में खोज पाना कठिन है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की जब डेफिनेशन दी तो उन्होंने कहा कि संप्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ऑस्टिन ने जिस प्रकार से निश्चित संप्रभु की व्याख्या की है व्यवहार में उसे खोज पाना बहुत कठिन है। सर हेनरी मैन ने कहा है कि यदि हम इतिहास को देखें तो इस प्रकार का कोई निश्चित संप्रभु नहीं मिलता। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुत सारे राज्य रहे हैं, लेकिन किसी में भी कोई भी व्यक्ति इस तरह का संप्रभु समाज या राज्य नहीं रहा कि जिसे हम कह सकें कि ये निश्चित संप्रभु है। और संप्रभुता किस में निवास करती है इसका निश्चित करना बहुत कठिन है। इसलिए ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि निश्चित संप्रभु को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह लोक प्रभुता की आलोचना करता है। ऑस्टिन का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि संप्रभु कोई निश्चित व्यक्ति है। लोक प्रभुता की मान्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। लोक संप्रभुता का सिद्धांत ये मानता है कि संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है तथा लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है। लेकिन ऑस्टिन वैधानिक संप्रभु को मानता है और वैधानिक संप्रभु को मानने का परिणाम यह है कि लोक प्रभु और राजनीतिक प्रभुता दोनों प्रकार को ऑस्टिन अस्वीकार करता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि वर्तमान राज्यों में संप्रभुता लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के रूप में मिलती है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है जहाँ की राजनीतिक प्रभु सत्ता या लोक प्रभुता प्रमुख है। ऑस्टिन के सिद्धांत की तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। ऑस्टिन का ये कहना है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह गलत है, क्योंकि संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होती है।
कानून के अनेक स्रोत होते हैं, जिसमें परंपरागत प्रथाओं, न्याय संबंधी निर्णयों, वैधानिक टीकाओं आदि को हम सम्मिलित करते हैं, जबकि ऑस्टिन का सिद्धांत केवल आदेश को ही कानून बनाता है, जो कि गलत है। यदि हम ये भी देखें कि कानून निर्माण के स्रोत के रूप में यदि हम राज्य के आदेशों को अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं हो सकती, अपितु राज्य के द्वारा वे ही कानून निर्मित होते हैं जो कि संविधान के अंतर्गत होते हैं और जिनका आधार परंपरा, न्याय और औचित्य होता है। इसलिए ऑस्टिन के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है कि उन्होंने कानून के बारे में केवल एक तत्व, सत्ताधारी के आदेश पर बहुत ज़्यादा बल दिया है और कानून के जो अन्य स्रोत हैं या अन्य जो तत्व हैं उनकी उन्होंने अवहेलना की है। ऑस्टिन के सिद्धांत की चौथी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में ये कहा कि संप्रभु जो शक्ति है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो संप्रभुता की विभाजिता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई भी जो राजनीतिक समाज है उसमें संप्रभुता विभाजित होती है और यदि हम संघात्मक राज्यों का उदाहरण लें तो संघात्मक राज्यों में संप्रभुता केंद्रीय स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकारों में निवास करती है की सरकार दोनों संप्रभुता का प्रयोग करते हैं और यह संविधान में निवास करती है। इसलिए संप्रभुता को अविभाजित नहीं माना जा सकता। ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत की नेक्स्ट आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में यह प्रतिपादित करा कि संप्रभुता असीमित है और निरंकुश है, किंतु आलोचक मानते हैं कि संप्रभुता असीमित नहीं है और हम इसको निरंकुश नहीं मान सकते। आलोचक के अनुसार संप्रभुता की असीमता पर कुछ प्रतिबंध हैं, जिसमें से पहला प्रतिबंध है नैतिक प्रतिबंध। संप्रभुता व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र में नैतिक नियमों से सीमित होती है और कोई भी संप्रभु अपने आदेश या कार्य के द्वारा जो अनैतिक कार्य हैं उनको करने का आदेश नहीं दे सकता। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक समाज में रीति रिवाज तथा परंपराएं होती हैं और संप्रभु की कानूनी शक्ति पर इसका प्रतिबंध होता है। तीसरा, धर्म और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी संप्रभुता की जो शक्ति है उस पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि जो आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता असीमित नहीं होती। संप्रभुता की आलोचना, नेक्स्ट आलोचना इस आधार पर की जाती है कि प्रभुता की जो धारणा है वो घातक है। आंतरिक क्षेत्र में यदि हम संप्रभुता के सिद्धांत को मानते हैं और हम ये मान लेते हैं कि आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता होती है और बाह्य क्षेत्र में भी जो राज्य की सत्ता है वो सर्वोच्च है और वो किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी राज्य कुछ कर सकता है, उसके किसी भी प्रकार के गलत कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जबकि व्यवहारतः अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो राज्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती हैं। यदि हम राज्य को संप्रभु मान लें तो कोई भी राज्य परमाणु बम और इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा, और लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि और उसके अधीन है। यदि हम ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा को मान लेते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत की इसलिए अनेक आधार पर आलोचना की गई है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि वैधानिक दृष्टि से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है और यह सिद्धांत स्पष्ट और तर्क संगत है। राज्य की जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसमें ऑस्टिन के इस सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।